हम हमारे जो केस डिस्कशन का हमने जो उपक्रम शुरू किया है उसमें हम आज द्वितीय केस जो है उसका नमस्ते सर। नमस्ते। तो द्वितीय केस का हम आज डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मेरा विद्यार्थी ऋग्वेद पाटिल है, द्वितीय वर्ष आयुर्वेदाचार्य पढ़ रहे हैं। शुरू करें ऋग्वेद? हाँ सर। तो सर, आज के जो पेशेंट है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के है। तो पहले मैं एक जनरल इनका ये दे देता हूँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक ब्रीफ दे देता हूँ। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो माइलिन शीथ है उसको अपने ही टी सेल्स डैमेज करने लगते हैं, और जिसके वजह से और उसके बाद प्लाक फॉर्मेशन करते हैं, जो प्लाक जिसको हम स्क्लीरा भी कहते हैं, और वो एमआरआई में हमें व्हाइट स्पॉट्स की तरह दिखते हैं। और इसके लिए इस व्याधि का नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। जी। तो इसमें अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। तो सर, आपने जो पेशेंट देखा उनमें क्या सिम्टम्स दिख रहे थे जब वो पहली बार आपके पास आए? तभी उनमें क्या, उनकी क्या दशा थी ऐसे? इनको एक तो आज जो हमने केस सिलेक्ट की है ये बहुत ही रेयर केस है, और अभी इसका प्रमाण थोड़ा बड़ा है। आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो शुरू हुए हैं तो ये बड़े हैं। और आपको पता है कि हमने 2 केसेस ऐसे देखे हैं हमने। लेकिन आज जिस केस का हम विचार करने वाले हैं वो 2016 में जनवरी महीने में मेरे पास में आई थी। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन ब्रेन ये एक थोड़ा सा अलार्मिंग डिसीज होता है। कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग होता है, लेकिन ये ठीक नहीं होता। एलोपैथी में इसको कोई उत्तर नहीं है, और ये स्टेरॉइड पे रखते हैं पेशेंट को, या अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। जब ये रुग्ण मेरे पास आई थी तो ये 2 साल से पहले, मतलब 2016 की जनवरी में थी, लेकिन उसको 2014 से उसको ये तकलीफ थी। उस समय उनकी उम्र 34 एज थी, 2016 में 34 एज थी। और उनको जो मेडिसिन चल रही थी वो था इंजेक्शन एवोनॉक्स। अच्छा। और ये एवोनॉक्स जो है 30 मिलीग्राम का जो होता है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की स्पेसिफिक दवाई है। और ये क्या करता है कि ये इम्यूनो क्या कहते हैं उसको, अ डिसीज इन विच द इम्यून सिस्टम सेल्स start damaging the insulating covers of the brain and spinal cord cells, leading to different types of physical, mental and psychiatric problems. ऐसा इसका ये होता है। अब ये जो एवोनॉक्स था, ये एवोनॉक्स इंजेक्शन जो होता है ये सर्वत्र सर्वत्र दिया जाता है। मतलब सभी जगह पे ये मिलता है, और ये एलोपैथी लोग जो है वो यही दवाई देते हैं। लेकिन ये 2 साल से ये इंजेक्शन एवोनॉक्स ले रही थी, और ये इतना लेने पर भी कोई उपशय नहीं था। और जब ये आई थी तो ये शारीरिक और मानसिक स्तर पर बहुत ही डिस्टर्ब थी, क्योंकि उनके जो डॉक्टर थे एलोपैथी के, उन्होंने उनको ऐसा बताया था दिसंबर 2015 में, मतलब मेरे पास आने से पहले 1 महीना पहले से, कि आपकी जो अभी जीवन का काल है ये नॉट मोर देन 6 मंथ, आप ज्यादा 6 महीने से ज्यादा आप अच्छा। जीवित नहीं। नहीं बचोगे। और ये आपको धीरे धीरे डिटोरेट करेगा डिसीज, और फिर आपको आप कुछ हम बता नहीं सकेंगे क्या हो जाएगा। और इसके कारण वो बहुत डिस्टर्ब थी। और 2016 की जनवरी की बात है, उसका वाक्य था, वो रो रही थी कि वैद्य जी आप, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे ये व्याधि है, और एलोपैथी के डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर आपकी मृत्यु हो सकती है, या लाइफ आपकी खत्म भी हो सकती है, और इसलिए पैकिंग करके रखिए वगैरह वगैरह। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरी बेटी है वो थोड़ी छोटी है, 7-8 साल की ही है, तो वो उसका जब तक खुद का खुद न कर पाए, ऐसा कुछ इतना देर मुझे, उतना समय मुझे मिलेगा क्या कि वो अपना अपना काम अपने अपने हाथों से कर सके। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी एक सामान्य वैद्य हूं, हम प्रयास करेंगे।
और पता नहीं, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था उस समय, क्योंकि मेरी भी नई नई प्रैक्टिस शुरू हुई थी। और डर लग रहा था मुझे कि क्या मैं ऐसा गंभीर व्याधि ट्रीटमेंट के लिए अकेले कभी लूं क्या नहीं। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो ये पेशेंट को बहुत महंगा हो सकता है, मतलब उसको तकलीफ बढ़ सकती है वगैरह। पर फिर भी मैंने ठान लिया कि चलो देखते हैं, हम प्रयास करेंगे। फिर भी एलोपैथी ने तो छोड़ दिया है उसको, तो हम उसको प्रयास करेंगे। तो मुझे अभी क्या विचार किया, चिकित्सा क्या दी, तो वो सब बताएंगे। लेकिन मुझे बताने के लिए बहुत गर्व भी है और आनंद भी है कि 2016 के जनवरी में पेशेंट मेरे पास आई थी, और उसको 6 महीने की लाइफ स्पैन एलोपैथी ने दिया था। मतलब वो डॉक्टर ने दिया था, एलोपैथी शास्त्र नहीं बोलूंगा मैं, वो डॉक्टर ने दिया था जो जो चेक करा था। और आज फरवरी मार्च 2024 चल रहा है, और पेशेंट इज लिविंग हैप्पीली। उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या? हाँ है। अभी भी एमआरआई किया तो उसके ब्रेन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पॉइंट है। लेकिन जो 6 महीने का लाइफ स्पैन बताया गया था कि आप पैकिंग करके रखो, ये क्या करते हैं ना, ये पेशेंट को हतोत्साह कर देते हैं, या उसको बीमार और बीमार कर देते हैं ऐसे बता के। जो भी है वो मतलब आपको बताना चाहिए वगैरह, वो तो सब इथिकल में जो है वो अलग बात है। लेकिन पेशेंट को आपने पॉजिटिविटी देनी चाहिए, तो ये शायद उस डॉक्टर ने नहीं किया। और पेशेंट पूरी थी, तो 2016 में आई थी, और अभी 24 में 8 साल हो गए। जो 6 महीने का लाइफ स्पैन बताया था, तो 8 साल हो गए हैं। पेशेंट के सिम्टम आते जाते हैं, बदलते रहते हैं, पर पेशेंट उसकी रूटीन लाइफ चल रही है। उनकी बेटी बड़ी हो गई है। वो अभी अभी जो रिसेंटली आई थी फॉलोअप के लिए, तो वो बोली अब मैं कभी भी मरने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा क्यों मरना है, अब बेटी की शादी करके ही जाएंगे। अभी क्या, अभी वो तो चला गया है। पर ये व्याधि ठीक नहीं होने वाला। ये व्याधि पूरा स्वस्थ हो जाएगी पेशेंट, ऐसा कभी नहीं होगा। इसको आयुर्वेद में जो याप्य व्याधि की एक कैटेगरी बताई है, तो ये व्याधि याप्य व्याधि में है कि आपको जब तक वो जीवित है उसको व्याधि रहेगा, और उसको आपको यापना करनी पड़ेगी, आपको उसको कंटिन्यू पथ्य पर और दवाइयों पर, औषधियों पर रखना पड़ेगा। अब जब हमारे पास आई थी तो उसको क्या क्या सिम्टम थे, तो उसको तीव्र शिरशूल था। उसको पूरे बदन में, मतलब अंगमर्द जिसको कहते हैं वो था। एक कंटिन्यू थोड़ा सा ज्वर जो रहता है वैसा था। उसको पेट साफ नहीं होता था, मतलब मलावष्टम्भ जैसी सिचुएशन थी। उसको शिरो गौरव था, मतलब शिरशूल भी था और शिरो गौरव भी था। और विशेषतः आंखों के ये जो ऊपर का पार्ट होता है यहाँ, उसको बहुत प्रिकिंग पेन होता था। और यहाँ पीछे पीछे ऐसे बहुत प्रिकिंग पेन होता था, और इसको ऐसा लगता था कि कहीं जाके सिर पटक दूं तो उसके कारण ठीक लगे, ऐसा उसको लगता था। मतलब वो इतना शूल होता था उसको, और उस शूल के कारण वो अस्वस्थ होती थी, इरिटेड हो गई थी वो। और गुस्सा ज्यादा आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसी कैसी बीमारी आ गई, या मैं 6 महीने में मरने वाली हूँ। एक वो डिस्टर्ब थी, एक निगेटिविटी में थी, और उसके कारण कई अलग अलग सिम्टम्स शुरू हो गए थे। तो और शरीर पर, पैर पर, हाथों पर अक्षिकुट प्रदेश में शोध भी था, और अपचन था, अजीर्ण था, मतलब अजीर्ण के जो सिम्टम्स है वो थे। अब ऐसा होता है कि जब ये कॉम्प्लेक्सिटी लेकर पेशेंट आता है, मतलब 2 साल से उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, शी वॉज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ एलोपैथी, पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस 2 साल पहले डायग्नोस हुआ है जब मेरे पास आई। पर संप्रति तो बहुत पहले से शुरू हुई हुई, जब ब्रेन जैसे अवयव में जब स्क्लेरोसिस का पॉइंट, व्हाट इज स्क्लेरोसिस, आपने अभी प्रथम में बताया कि स्क्लेरोसिस क्या होता है। तो मेरे पास में उसके ये रिपोर्ट है, मैं कैसे दिखा पाऊंगा मुझे पता नहीं। उसके जो ब्रेन के एमआरआई जो होते हैं, अगर आप में ब्रेन का एमआरआई देखेंगे, या आपको नेट पे भी मिल जाएगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन ब्रेन का एमआरआई कैसे होता है। तो ऐसा ब्रेन का जो भाग है उसमें छोटे 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 व्हाइट स्पॉट्स हमें दिखते हैं, एमआरआई में दिखते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर अवस्था होती है, और पेशेंट बहुत डिस्टर्ब थी। तो अब ऐसा जब कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आते हैं, गंभीर अवस्था में रुग्ण आती है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पेशेंट होती है, तो हमें कई स्तर पर काम करना पड़ता है। केवल औषधोपचार, केवल द्रव्य देकर काम नहीं होता है, हमें अलग अलग स्तर पर वैद्य को काम करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि उसको पहले तो ठीक से उसका पूरा परीक्षण किया।
और जब परीक्षण किया, परीक्षण मतलब आयुर्वेदिक पद्धति से, रिपोर्ट बाजू रख दीजिए, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन में है वो अभी भूल जाइए, और एक जो पेशेंट है उसका 13 के 13 स्रोतस जो होते हैं उनका पूरा परीक्षण और हेतु का परीक्षण और दोषों का परीक्षण करना पड़ता है। कभी भी हमेशा याद रहे, कभी भी किसी व्याधि के नाम से कभी चिकित्सा योजना कभी नहीं करनी है। हाँ, मतलब पेशेंट डायग्नोस करके आते हैं, आजकल तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो डायग्नोस करके आते हैं, पूरा डायग्नोसिस हो चुका होता है, रिपोर्ट हो चुके होते हैं, लेकिन रिपोर्ट देख के और डायग्नोसिस जो उनका लेकर आए हैं एलोपैथी का, उसके अनुसार हमें चिकित्सा देने, मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस हर कल्प ऐसा कोई होता नहीं है, तो हमें उसका विचार करना पड़ता है। जैसे हमने अपेंडिक्स के पेशेंट दिखी थी, तो ऐसा कोई अपेंडिक्स हर कल्प या अपेंडिक्स हर वटी ऐसी कोई होती नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो नाम से चिकित्सा नहीं करती है। और चरक ने फेमस सूत्र सभी को पता है कि विकार नाम कुशलो न जिन्नियात कदाचन, चरक सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में, कि विकार के नाम से हमें चिकित्सा नहीं करनी है, देखना ही नहीं है। तो क्या देखना है वो भी वहां बताया है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन इस रुग्ण में जो मैंने देखा, जो सिम्टम्स मैंने देखे, तो उसका सुश्रुत में सूत्र है, उसका सुश्रुत के सूत्र स्थान में है, वो मैं आपको बताता हूं। वो सूत्र स्थान का 15वां अध्याय है, सुश्रुत के सूत्र स्थान का 15वां अध्याय। अध्याय का नाम है दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानियम अध्याय, ये है। और उसमें जो 32 नंबर का श्लोक है, ये श्लोक जब मैं कहूंगा तो मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये सूत्र पता होगा। वो श्लोक है कि रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कारश्यम, कि स्थौल्य और कारश्य ये जो होते हैं ये आहार रस के निमित्त होते हैं। अब आप कहोगे कि स्थौल्य कारश्य का क्या संबंध है यहाँ पे, लेकिन आप पूरा सूत्र पढ़िए और आगे क्या क्या होता है देखिए। तो तत्र श्लेष्मल आहार सेविना, हेतु बता रहे पहले कि जो श्लेष्मल आहार करता है, श्लेष्मल आहार मतलब कफ वृद्धि कर आहार, ये तो अर्थ है ही, लेकिन जिसमें पार्थिव आप्य है ऐसे ही आहार सेवन करना, मतलब सैलड खाना, या जिसके ऊपर अग्नि का संस्कार नहीं किया है ऐसे पदार्थ, लिक्विड डाइट करना, या कच्चा खाना जिस अग्नि संस्कारित नहीं है ऐसा, उसको श्लेष्मल आहार सेविना मतलब कंटिन्यू कर रहा है। अध्यशनशीलिनः, एक आहार पूरा पचन होने से पहले ही दूसरा आहार कंटिन्यू एक के बाद एक दिन में चल रहा है। अव्यायामिनः, बिल्कुल भी व्यायाम नहीं है, शरीर को चेष्टा ही नहीं है। दिवा स्वप्न रतस्य, दिवा स्वप्न का अर्थ सुबह सूर्योदय से लेकर रात शाम के सूर्यास्त तक कभी भी सोना, मतलब सूर्योदय 6 बजे है और पेशेंट 8 बजे उठ रहा है, तो 2 बजे का, कल ही आपने एक पेशेंट देखा, याद है आपको? हाँ, 2 घंटे का दिवस, 2 घंटे का दिवा स्वाप हो रहा है उसका, तो वो स्थौल्य करने वाला है। पेशेंट कहता है मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, तो वो 2 घंटे का दिवा स्वाप हो रहा है। तो दिवा स्वप्न का अर्थ दोपहर का खाना खाने के बाद सोना इतना नहीं है, सुबह भी सूर्योदय के बाद अगर सो रहे हो तो वो भी दिवा स्वप्न में है। ऐसे अगर हेतु होंगे तो ऐसे व्यक्ति में वो जो भी खाएगा उसका आम एव अन्न रसः, उसका जो आहार का पचन होने के बाद अन्न रस तैयार होगा वो कच्चा ही तैयार होगा, अपक्व ही तैयार होगा, आम एव। और मधुर तरश्च, मतलब उसमें पार्थिव आप्य बढ़ेंगे। अगर पार्थिव आप्य ही सेवन करेंगे तो शरीर में पंचभूतीय विघटन के बाद पार्थिव आप्य ही बढ़ने वाले हैं। आग्नेय द्रव्य सेवन ही नहीं करेंगे तो आग्नेय द्रव्य कहाँ से मिलेंगे, इसलिए मधुरतर होता है। और ऐसा ये अपक्व मधुरतर आहार रस शरीर में संचार करता है, शरीरम अनुक्रामन, और वो पहले शरीर को स्थूल वगैरह करेगा वगैरह, लक्षण दिए हैं। लेकिन व्याधि या लक्षण क्या क्या करेगा उसकी जो लिस्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि प्रमेह, पीड़का शब्द आया है, प्रमेह है, पीड़का है, ज्वर है, भगंदर है, विद्रदी है और वात विकार है। मतलब ये आम अन्न रस, जो आम मधुरतर अन्न रस उत्पन्न हुआ वो क्या क्या करेगा, वो प्रमेह कर सकता है, वो पीड़का कर सकता। पीड़का का अर्थ एक देशीय शोध, या पीड़का का अर्थ कोई पिटिका कर रहा है, इतना पर्याप्त अर्थ लेना नहीं है। तो शरीर में कहीं पर भी वो एक देशीय शोथ करेगा, मतलब थायराइड स्वेलिंग करेगा, स्वेलिंग। अच्छा, तो पीड़ा का मतलब इंटरनल भी हो सकता है, कहीं पर भी एक देशीय शोथ करेगा, कहीं पर भी हो सकता है वो। इसोफेजाइटिस करेगा, कभी यहाँ पे शोथ करेगा, रेटाना में शोध कर सकता, कहीं पर भी छोटे से लेकर बड़े स्रोतस्थों के अवयव तक कहीं पर भी एक देशीय शोध कर सकता है। फिर ज्वर है, ज्वर का अर्थ फीवर आना ऐसा नहीं है, वो तो है ही, लेकिन शरीर में ज्वर की जो संप्राप्ति है
वो हो सकती है कि अग्नि विकृति से होने वाली संप्राप्ति, आम प्रदोष से होने वाली संप्राप्ति, शरीर में रसवह की संप्राप्ति, रक्तवह की संप्राप्ति, स्वेदवह की संप्राप्ति। रस स्वेद वाहनी श्रोतांसी पिधाय बोला है ना ज्वर में, रस स्वेद वाहनी श्रोतांसी पिधाय। मिथ्या आहार और माधवदान कहते हैं मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाश्रयाश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि जरदासु रसानुगा। तो आमाशय श्रित व्याधि, तो उसमें श्वास कास भी आएंगे, हिक्का भी आएगी। और चरक कहते हैं कि रस स्वेद वाहनी श्रोतांसी पिधाय पक्तिम बहिर्निरस्य, ऐसा ज्वर निदान में है। तो ज्वर का अर्थ केवल फीवर नहीं है, कई प्रकार के रस स्वेद वह स्रोतसों के आम प्रदोष के व्याधि या लक्षण उत्पन्न करेगा, या भगंदर करेगा, विद्रदी करेगा। भगंदर विद्रदी शब्दशः तो लेना ही है, लेकिन ये एक देशीय शोथ है। फिर से शरीर में कहीं एक देश में शोथ होगा। और वात विकार, मतलब वायु की जितने सारे व्याधि है उसमें से ये एक और संप्राप्ति है, इसको परतंत्र वात प्रकोप कहते हैं। मतलब वात, यहाँ पे देखिए आपने, वात विकृति का एक भी हेतु नहीं है, फिर भी वात व्याधि होती है। अब ये पेशेंट में शूल था, ये जो हमारी रुग्ण थी इसमें तीव्र शिरशूल था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन, मतलब वहां पे जो नॉर्मल टिश्यू है, नॉर्मल सेल है ब्रेन की, उसका वहां पे संघात हो रहा है, वो इकट्ठे वहां पे व्हाइट स्क्लेरोसिक पॉइंट हो रहा है। मतलब आयुर्वेद में क्या देखेंगे हम, जो मूर्त कोई भाव है वहां पे उसकी इकट्ठा हो रहा है, मतलब उसमें पार्थिवत्व बढ़ रहा है, पार्थिव बढ़ रहे हैं उस सेल में। अब पार्थिव जो देखा हमने कि मधुर तरह, मतलब पार्थिव और आपे बढ़ रहे हैं, और लक्षण हो रहा है शूल, शिरशूल है, अंगमर्द है, मलावष्टम्भ है, ये सारे वायु के विकृति के लक्षण हैं। और यहाँ पे ब्रेन में एक देशीय शोथ भी है, वो शोथ का ही है। आपने अभी पढ़ा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, एक बार फिर से बताइए, आपने क्या बताया था, वो मॉडर्न का जो बताया था वो बताइए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो अपने जो टी सेल्स है, जो बॉडी का जो इम्यूनिटी है, वो खुद के माइलिन शीट को डिस्ट्रॉय करता है। यस। फिर उसका रीमाइलिनेशन होता है, वापस उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर टाइप बनती है, प्लाक फॉर्मेशन होता है, वो हार्ड एंड होता है। और जो पहले की तरह जो माइलिन थी वो उसको ऑब्वियसली रिप्लेस नहीं कर पाता, और फिर उसका जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब वहां पे स्वेलिंग है ना, एक प्रकार की छोटी सी, हाँ, एक प्रकार का हार्डनिंग है, और पार्थिवत्व बढ़ रहा है, आप्यत्व बढ़ रहा है, मतलब श्लेष्मा वृद्ध हो रहा है, वहां का मधुर पार्थिवाप्य बढ़ रहा है, लेकिन लक्षण वायु के हैं। अगर देखेंगे लक्षण शूल है, तीव्र शूल है, शिरोगौरव है, मलावष्टम्भ है, अंगमर्द है, ये सारे। और तो इस प्रकार से ये इस संप्राप्ति में जाता है। अब कोई कहेगा सर चरक में कहा है ये, तो चरक में ग्रहणी के जो अध्याय है, ग्रहणी चिकित्सा अध्याय, क्या होता है, हमने ग्रहणी मतलब केवल कोलेटिस ऐसा करके देखते हैं, वैसा नहीं हो करना चाहिए कभी भी। ये एक एक व्याधि के अध्याय नहीं है। तो मैं पहले मूल श्लोक दिखाता हूं, फिर मैंने क्या विचार किया मैं देख रहा हूं, इसलिए थोड़ा शायद किसी को बोर हो जाएगा, लेकिन हमें ग्रंथकार क्या कहते हैं, ग्रंथकारों को छोड़ के हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ग्रहणी चिकित्सा अध्याय चरक में 15वां अध्याय है, उसमें श्लोक नंबर 42 से लेकर 49 तक, ये श्लोक बाद में हम दिखाएंगे। तो उसमें पहले तो 42, 43, 44 में हेतु बताए हैं, और वो कहते हैं कि 44 की प्रथम पंक्ति में ये सारे हेतु सेवन करने के बाद दुष्यति अग्नि ही, अग्नि दुष्ट होता है, अग्नि मंद होता है ऐसा नहीं कहा उन्होंने, दुष्ट कहा होता है, मतलब किसी भी प्रकार की विकृति हो सकती है। स दुष्ट अन्नम न तत्पचति लघु अपि, मतलब ये अन्न अग्नि विकृत हो गया और फिर कुछ काल के बाद वो धीरे धीरे इतना विकृत होता है कि वो लघु आहार भी पचन नहीं कर पाता, मतलब गुरु तो बिल्कुल ही नहीं पचा पाएगा। फिर अपच्यमानम, अगर वो ऐसा अपाचित आहार शरीर में संचार करता रहा, वहां भी सुश्रुत ने बोला था कि आम एव अन्न रसः मधुर तरह, ऐसा संचार करता रहा तो फिर उसको शुक्तत्व आता है, मतलब वो किंचित अम्लत्व, मतलब अभी पित्तानुबंधी की तरफ जाता है। इसको सुश्रुत ने जो प्रसर की अवस्था है उसमें पिष्ट किण्वोदक ऐसा सूत्र बताया है कि पिष्ट भी है, उदक भी है और किण्व भी है। तो फिर जैसे पिष्ट किण्व और उदक डालकर ऐसा जैसे बुदबुदाकार जैसे ऊपर आते हैं, ऐसा प्रसर शरीर में संचार करने लगता है, तो ये शुक्तत्व आता है। और फिर उसको विष रूपता आती है, मतलब शरीर में अब ये आम विषवत काम करना शुरू करता है, मतलब विकृत करना शुरू कर देता है, विष के जो लक्षण है वैसे दिखाई देना शुरू करता है। अब ये क्या है, ये
आम विष की अवस्था है। अवश्य। इसके लक्षण क्या क्या है? तो पहला है विष्टंभ, शिर में, ब्रेन में विष्टंभ था, मलावष्टंभ था, शरीर स्तंभ था, और जखराट थी शरीर में, इस रुग्ण में थी। सदनम, सदन का अर्थ दो है, एक तो शरीर सदन भी है, मतलब उसको कुछ करने की इच्छा नहीं है, शरीर सदन है, और थकावट है, और दूसरा है मनोसदन, मतलब मनो अवसाद, मतलब डिप्रेशन। ये अजीर्ण का लक्षण है, डिप्रेशन ये अजीर्ण का लक्षण है। और इस पेशेंट में व्याधि के कारण अजीर्ण डिप्रेशन था ही, पर इन आम और दोषों की विकृति के कारण भी वो नैराश्य में चली गई। शिरस्वरूप, देखो तीसरा लक्षण, ये चरक का सूत्र है, ये देखो, ये शिरस्वरूप बताया है। इस पेशेंट में था, शिरोरुजा थी, मूर्छा थी, भ्रम था, मूर्छा भ्रम, उसको चक्कर भी आ रहे थे बीच में, क्योंकि स्क्लेरोसिस है, ब्रेन में स्क्लेरोसिस है, 2 साल से सफरिंग है। पृष्ठ कटिग्रह, उसको आगे जृंभा, अंगमर्द, देखो अंगमर्द लक्षण सूत्र में लक्षण, सारे इस उस रुग्ण का बुक पिक्चर ग्रहणी में है। कहने के लिए डायग्नोसिस मॉडर्न का मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन ब्रेन है, लेकिन उसके जो सिम्टम है उसका सारा बुक पिक्चर चरक के ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में यहाँ पे, और सुश्रुत के सूत्र स्तन के 15वें अध्याय में। फिर आगे है तृष्णा, ज्वर भी था उसको थोड़ा थोड़ा, छर्दी, प्रवाहन है, फिर से मलावष्टम में तो प्रवाहन है। अरोचक, अरोचक 2 प्रकार का होता है, एक शारीर, मतलब कुछ खाने की इच्छा नहीं है, और दूसरा अरोचक मानसिक होता है कि कुछ करने की भी इच्छा नहीं, किसी में रुचि नहीं। और अविपाक, जो खाएंगे वो पचेगा नहीं, इसको घोर अन्न विषय कहते हैं। और अभी ये जो आम विषय है, ये अगर संसृज्यमानम पित्ते, अगला बहुत महत्व का है, ये तो निर्माण हुआ, अब ये अगर पित्त के साथ संसर्ग में साम पित्त की अवस्था हो गई, तो ये दाह, तृष्णा, मुखमय, जनयंती अम्ल पित्तम, पित्तजाश्च अपरांगदान। अम्ल पित्त आज का सारा इसी प्रकार का मिलता है। दूसरा, अगर ये आम विष श्लेष्मा के साथ जाएगा तो यक्ष्मा, पीनस, मेहादि, मतलब साम कफ की अवस्थाओं का कफज विकार उत्पन्न होंगे। और करोति वात संसृष्टम वातजांश गदान बहुन, और अगर ये साम वायु की, मतलब वायु के साथ आम शरीर में संचार करेगा तो ये वात विकार करेगा, मतलब सुश्रुत और चरक एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन कहने की पद्धति अलग है। तो ये जो रुग्ण था उसमें हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन ब्रेन की चिकित्सा ही नहीं की, इसकी हमने आम विष की चिकित्सा की, इसकी अग्नि की चिकित्सा की, इसके अजीर्ण की चिकित्सा की, और इसके शोथ की चिकित्सा की। तो चिकित्सा में डायग्नोसिस के लिए आपको पता है, मेरे केस पेपर में, मतलब धर्माधिकारी सर से हमने जो सीखा है कि अपने केस पेपर में व्याधि का नाम ये पॉइंट ही नहीं, आपने देखा है, क्योंकि नाम से हम चिकित्सा ही नहीं करते, हम दोषों की चिकित्सा करते हैं और हेतु की चिकित्सा। अब ये जो रुग्ण थी, इसमें हेतु क्या क्या मिले, हेतु पहले ढूंढने चाहिए। तो हेतु सारे आम प्रदोष के थे, संतर्पण के थे। शूल करने के लिए वात प्रकोप का कोई हेतु सेवन होना चाहिए, वो कुछ नहीं था। लेकिन संघात जो है ब्रेन सेल्स में, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुए हैं उसके संघात हुए हैं, ये पार्थिव आपेय के हेतु उसके बहुत थे। मतलब श्लेष्मा स्वतंत्र था, वायु परतंत्र था। लक्षण श्लेष्मा के नहीं है, लक्षण वायु के है, पर वृद्धि आपेय और वृद्धि की हुई है। हाँ। अब अगर देखो प्राचीन काल में अगर एमआरआई नहीं था, एमआरआई तो पता ही नहीं चलता कि ब्रेन में कुछ है, बराबर है, मतलब उनके पास कुछ होगा, उन्होंने वर्णन तो करके रखा है, पर इमेजिन करिए कि नहीं था कुछ लक्षण। लेकिन लक्षण तो जो है, शिरोगौरव है, शिरच्छूल है, ज्वर है, मलावष्टंभ है, अरोचक है, ये सारे आम विष के लक्षण है, मिलते हैं। तो हमने उसके सारे आम प्रदोष के हेतु थे, दिवास्वाप आदि जो हेतु मैंने बताया वो सारे उसमें थे। गुरु था, ड्राई फ्रूट रोज खाना था, दूध रात को रोज दूध पीकर सोती थी, उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसको डिस्टर्ब थी, फिजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब थी, मतलब स्थौल्य नहीं था, लेकिन एक हेवीनेस था शरीर में। तो ऐसे सारे जो उसके हेतु थे वो पहले बंद कर दिए, जो आम प्रदोष के और क्या कहते हैं उसको, संतर्पण के हेतु थे, वो सारे बंद कर दिए। उसको दूध बंद कर दिया, दही बंद कर दिया, ककड़ी खीरा बंद कर दिया, ड्राई फ्रूट बंद कर दिए, सुबह सूर्योदय के समय उठने के लिए कहा, हल्का व्यायाम करने के लिए शुरुआत, घूमने के लिए कहा, अच्छी
चीजें बात करने के लिए, निगेटिविटी दूर करने के लिए उसको हमने काउंसलिंग की। आपको पता है मेरी पत्नी अंजलि जो है वो काउंसलर है साइकोलॉजिकल, तो उसने उस दोनों पति पत्नी के दोनों की काउंसलिंग की अच्छे से, तो उस काउंसलिंग से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, एक पॉजिटिविटी उनमें निर्माण हुई। काउंसलिंग में हमें केवल बातें करनी होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जो पास के व्यक्ति है उनसे बात नहीं कर पाते, तो जो अपरिचित व्यक्ति है उसके सामने हम सब कुछ बोल देते हैं कि क्या मन में है क्या नहीं। तो उसके मन में इतनी सारी बातें थी, मतलब पति पत्नी में प्रॉब्लम थे, उसके खुद के प्रति न्यूनगंड था, फैमिली के प्रति थे, बहुत सारी चीजें थी। तो वो सारी धीरे 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 करके वो हमने निकाल दी, ग्रजेस थे जो मन में वो सारे काउंसलिंग से निकाल दिए। और साथ में जो चिकित्सा शुरू की थी, तो ऐसे जो पेशेंट होता है कि अभी जिसको 6 महीने की लाइफ स्पैन बताइए कि 6 महीने में आप मरने वाली है, उसको काउंसलिंग बहुत अच्छा करना पड़ता है। और दवाई देते समय कभी भी शोधन की, वास्तविकता में ये शोधन की अवस्था थी, उसको एक सद्यो वमन देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि रुग्णा प्रथमतः आयुर्वेद की तरफ आई थी। और कभी कभी कुछ चीजें धीरे से करनी पड़ती है, स्लो बट स्टडी करनी पड़ती है। तो हमने पहले उसको अच्छा दीपन पाचन करवाया, एक 15 दिन के लिए उत्तम प्रकार का दीपन और पाचन, इतनी चिकित्सा करी। और उसमें फिर अब दीपन पाचन के द्रव्य अलग अलग होते हैं, अब मुझे इतना याद नहीं कि उनको मतलब यहाँ लिखे हैं, लेकिन गुडुची और मतलब ये 2016 का ये टेस्ट पेपर है मेरा, तो ये फॉलोअप का पॉइंट है, नाम मैंने ढक दिया है, ये 25 जनवरी 2016 का है। तो काड़े चिराई मतलब किरात तिक्त और गुडुची, ऐसा मैंने कल्प योजना की थी, और ये 15 दिन के लिए दिया, और उससे ही उनको बहुत, और उनको सारे हेतु भी बंद करवाए थे। और एक और विशेष किया था कि जब हम खाने के लिए बैठेंगे तो जो राइस खाएंगे तो उस राइस में हिंगवाष्टक चूर्ण डालने का, हिंगवाष्टक मतलब इसको मतलब भोजन के साथ खाना, ऐसा उसको कहते हैं, सग्रास काल जो है भोजन का वो है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण राइस के साथ खाने से एक टेस्ट भी आती है और पेशेंट खाता भी है, तो उससे बहुत अच्छा उनको एक हल्कापन आ गया, अंगमर्द ठीक हो गया, केवल किरातिक्त गुडुची और हिंगवाष्टक से हल्कापन आ गया, शरीर में जो एक ऐसा ज्वर होता था बारीक सा वो खत्म हो गया, उनको थोड़ी सी भूख लगनी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद में हमने उनको ब्राह्मी, पुनर्नवा, दशमूल, कांचनार और सीतोपलादी ये कॉम्बिनेशन शुरू किया। अब ब्राह्मी पुनर्नवा, फिर से एक बार बता दो, ब्राह्मी पुनर्नवा, कहीं तो प्रश्न आया कि एलोपैथी की मेडिसिन कंटिन्यू, नहीं कुछ नहीं थी एलोपैथी की, क्योंकि एलोपैथी ने छोड़ दिया था उनको कहा था कि अभी आपको कोई मेडिसिन देनी नहीं है, और वो ये एवोनक्स इंजेक्शन चल रहा था, उससे उनको बहुत तकलीफ हो रही थी उस इंजेक्शन के कारण, तो वो हमने सब बंद कर दिया। वैसे भी उन्होंने बोला था कि आप अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप घर जाइए और बैग पैक करके रखिए, आपके कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वैसे भी एलोपैथी की कोई मेडिसिन नहीं थी उनको। तो ब्राह्मी, पुनर्नवा, दशमूल, कांचनार और सीतोपलादी, देखो ये 2016 का मेरा फॉलोअप का ये है। और अब ये द्रव्य क्यों दिए, तो ब्राह्मी जो है उसका सूत्र ऐसा है भाव प्रकाश का कि ब्राह्मी हिमा सरा तिक्त रस की है, लघु है, मेध्या च शीतला मतलब मेध्य है, तिक्त है, कषाया मधुरा, स्वादु पाका आयुष्य रसायनी भी है, और विषशोथ ज्वरहरी ये उसका काम है। तिक्त रस की है, लघु है, सर है, और विषशोथ ज्वरहरी ऐसा उसका बताया है, भाव प्रकाश ने बताया कि शरीर में जो जो विष है, टॉक्सिन्स जो है, या जो भी कोई गर्म विष है, वो सारे, अभी ये स्टेरॉइड पे थी, ये जो फीमेल थी ये दीर्घकाल तक स्टेरॉइड पे थी, दीर्घकाल तक एवोनॉक्स जैसा मेडिसिन उसको चल रहा है, तो एक प्रकार का गर्म विष नहीं होता है, तो उसकी भी चिकित्सा करनी पड़ती है, उसके भी सिम्टम होते हैं। जो शोथ उसके शरीर पर आ रहा था वो उस मेडिसिन से आ रहा था, स्टेरॉइड के कारण आ रहा था, वो विष शोथ, अब शरीर में भी एक देशीय शोथ है, और ज्वर की संप्राप्ति भी थी उनकी, वो दी। दूसरा द्रव्य है पुनर्नवा, तो पुनर्नवा सभी को पता है दीपनी परा, श्रेष्ठ दीपन द्रव्य है ऐसा भाव प्रकाश कहते हैं, दीपनी परा अच्छी, ये इसलिए श्लोक कंठस्थ चाहिए वनस्पतियों के। और शोफ, अनिल, गर, श्लेष्म हरि
मतलब शोथ, वायु वातज विकार, गर मतलब जो गर विष है, और श्लेष्म हरि, इसलिए पुनर्नवा ये सटीक द्रव्य था, इसके सभी यहाँ पे बैठ रही थी। और सुश्रुत कहते हैं पुनर्नवा के लिए कि शोथनाशनात् विशेषतः, पुनर्नवा तो बाकी सारी है पर विशेषतः शोथग्नि है, और एक देशीय शोथों में पुनर्नवा उत्तम काम करती है। किरात तिक्त क्यों दिया था, तो तिक्त रस का है, रुक्ष है, और अशीत बोला है। अशीत का अर्थ ना ज्यादा शीत है ना उष्ण है, कृष्ण। मतलब उसको अनुष्ण शीत कहते हैं। और ये शोथ व्रण कृमि नाशक है किरात। फिर दशमूल तो सभी को पता है, ये शोथहर महाकषाय के 10 द्रव्य है, और दशमूल ये सारे तिक्त कषाय रस के हैं और शोथनाशक है, वात शमन भी करते हैं। कांचनार के बारे में भी सबको पता है कि कांचनार ये गंडमाला नाशक उसको कहा है, लेकिन ये एक देशीय शोथर है। और आपको पता है कि कांचनार में कितना उपयोग करता हूँ, और कांचनार का जो उपयोग होता है, थायराइड में उपयोग करता हूँ, पीसीओडी में करता हूँ, सारे एक देशीय जो शोथ होते हैं इसमें हम उसका उपयोग करते हैं। और सीतोपलादी चूर्ण उसमें डाला था ये मिश्रण में। तो सीतोपलादी क्यों डाला, तो सीतोपलादी ये राजश्मा अधिकार में आया है, और ये धातु क्षय की जहां संप्राप्ति होती है, या मतलब धातुओं को पोषण देने के लिए, केवल प्रतिशय का दवाई नहीं है। आपको पता है सीतोपलादी तो हमने कहाँ कहाँ उपयोग किया है। मैं तो अम्ल पित्त में भी उपयोग करता हूँ सीतोपलादी, क्योंकि सीता है उसमें बहुत अच्छी बड़ी मात्रा में है। तो ये सारे सीतोपलादी चूर्ण उसको बल देने के लिए, और वो सीतोपला में बाकी सारे जो द्रव्य है, एला है, वंशलोचन है, तो ये थोड़ा सा दीपन भी अच्छा काम करती है। फिर उसको जो गोली याद दी थी, मतलब ये चूर्ण था, ब्राह्मी, पुनर्नवा, दशमूल, कांचनार, किरात तिक्त और सीतोपलादी। और सारीवा की घनवटी बनाई हम लेते हैं। सारीवा क्यों देते हैं, तो सारीवा रक्त प्रसादन करती है, तो सबको पता है। लेकिन सारीवा का जो श्लोक है वो ऐसा है कि सारीवा युगुलम स्वादु स्निग्धम शुक्रकरम गुरु, अग्निमांद्य नष्ट करने वाली है। अग्निमांद्य, रुचि, श्वास कास, आमविष नाशनम, सारीवा आमविष नाशन करती है। ये मैंने कह रहा हूँ, भाव प्रकाश कह रहे हैं। अग्निमांद्य नाशन करने वाली है, रुचि नष्ट करने वाली है, श्वास कास मतलब आमाशयोक्त संप्राप्ति में काम करेगी, और आमविष नाशन है, और त्रिदोष हर है सारीवा। मेरी बहुत फेवरेट वनस्पति है सारीवा, इसे सारीवा घनवटी दी थी। गुड़ू चीचो चल रही थी पहले से, वो अभी बंद कर दी, और रासना गुगुल शुरू कर दिया। अब गुगुल वटी में आजकल गुगुल तो मिलता नहीं है, गुगुल तो होता ही नहीं है, लेकिन जो बाकी का द्रव्य होते हैं रासना वगैरह, ये उसके उपयोग होते हैं। तो ऐसा शुरू किया। फिर ये शुरू किया है जनवरी के लास्ट वीक में शुरू किया। किसी ने प्रश्न पूछा है कि ब्रेस्ट कैंसर में दे सकते हैं क्या, अगर देने की अवस्था होगी दे सकते हो। हर ब्रेस्ट कैंसर में अलग अलग विचार करना पड़ेगा, तो ऐसा एकांतिक नहीं होता। फिर उनको फिर ये कंटिन्यू चलता रहा दवाइयां जो है। और सितंबर में ऐसा हुआ 16 के कि उनको अचानक से शिरशूल और कंप शुरू हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में कंप शुरू हो गया। और जब वो आई कि वो घबरा गई थी कि मुझे बहुत शरीर कंप हो रहा है और शिरशूल तीव्र हो गया अचानक से, तो मैंने हेतु निकाले, तो ऐसा पता चला कि उन्होंने बैंगन खाया था, बैंगन की सब्जी खाई थी। और सितंबर में बैंगन नहीं खाना चाहिए कभी, वो जो ऋतु है वो उसके लिए नहीं है, इसलिए बैंगन बंद कर देते हैं। हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें उस काल में बैंगन बंद करते हैं और दिसंबर में शुरू करते हैं, शिशिर में शुरू करते हैं। तो उससे उनमें पित्त शुरू बढ़ गया था, वायु के इसमें, इस पेशेंट में वायु और पित्त। और जैसे मैंने उनको प्रवाह पंचामृत दिया, उस मेडिसिन के साथ प्रवाह पंचामृत शुरू कर दिया, और हमारी जो पित्त पुड़ी है, जो पिछले लेक्चर में भी हमने बताई थी कि सारे तिक्त कषाय रस है उसमें पित्त पुड़ी में, वो शुरू की, तो उनका पूरा कंप, शरीर कंप और पूरा जो शिरशूल है वो खत्म हो गया। और बाद में उनको ऐसा अनुभव आया कि एक बार मैं कहीं पर बाहर गया था निरूपण के लिए, और उनको अचानक से पित्त बढ़ गया, मतलब ये पित्त शरीर में बढ़ गया और फिर कंप, तो उन्होंने रैंटेक दवाई ली थी, तो उससे भी उनको उपशय मिला था। मतलब हमारा जो निदान था वो सही था। फिर उनको अलग अलग प्रकार की सिम्टम कभी कभी आते थे, कभी कभी एक आंख दिखाई देना बंद कर देते, कभी एक हाथ में ताकत नहीं ऐसा लगता था, कभी एक जगह का मुंह थोड़ा सा हल्का हो गया है, काम नहीं कर रहा है।
तो ये घबरा जाती थी। तो मैंने उनको कहा देखो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन है, आप सिम्टम देखिए उसके जाकर। पेशेंट को अलग अलग प्रकार के सिम्टम आते हैं। अभी भी जो अभी नया पेशेंट जो आया है हमारा, आपने देखा है वो रुग्ण, आँख सरक जाती आंख है सरक उनकी। जाती है उसकी पेशेंट की। तो और ये कुछ काल के लिए होता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा उनमें होता, उतार चढ़ाव होता रहा। लेकिन पेशेंट ने एक दिन के लिए भी मेडिसिन बंद नहीं की। लेकिन मेरा, आपको पता है कि मैं ऐसा करता हूं कि एक 6 महीने दवाई या 3 महीने दवाई हो गई तो 15 दिन हम दवाई बंद कर देते हैं, 10 दिन 15 दिन, क्योंकि कंटिन्यू मेडिसिन भी कोई लेनी नहीं चाहिए। एक दवाई ये मरते दम तक लेनी है। और दवाई हमेशा ऋतु के अनुसार, उसके लक्षणों के अनुसार, उसके हेतु दोषों की स्थिति के अनुसार हमें बदलनी पड़ती है। तो ऐसे उनमें ये चलता रहा। फिर कुछ 2017 के शुरुआत से हमने उनको प्रताप लंकेश्वर, शुंठ और मेदोपाचक ये उसमें ऐड कर दिया। गुड़ूची कम कर दी, क्योंकि गुड़ूची ज्यादा दिन ली तो तकलीफ होती है, ज्यादा देर नहीं लेनी चाहिए गुड़ूची। और ये सारीवा चल रही थी। प्रताप लंकेश्वर क्यों किया? तो प्रताप लंकेश्वर ये भी सूती का अधिकार में आया है, लेकिन उसके अगर द्रव्य देखेंगे आप तो ये शोथ की अवस्था में, या जहां पे धातु क्षय की अवस्था है, जहां थोड़ा सा धातुगत अवस्था है, ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा काम, विशेषतः स्त्रियों में बहुत अच्छा काम करती है। मेरा अनुभव में केवल सूतिका में उपयोग करना ऐसा नहीं है, मैं अलग अलग अवस्था में उपयोग करता हूँ। तो ये मतलब ये भी मैंने सीखा ही है किसी हमारे गुरुजी से, और ये चलती रही। उसमें द्रव्य कम ज्यादा करते रहे। तो ये सारा आपको पता है, देखो इतना बड़ा केस पेपर है और ये तो केवल 19 तक का है ना, 20 तक का है, 20 मतलब तक। 4 फरवरी 20 तक का है। उसके आगे का जो है दूसरा हमने नया केस पेपर बनाया है उसमें है। तो हमने जब भी उनको कभी कभी भ्रम होता था, कभी नीचे झुक के और खड़े हो गए तो चक्कर आ जाती थी, ऐसे अलग अलग सिम्टम थे। तो उसको उस अवस्था दोषों के अनुसार हम दवाइयां कम ज्यादा करते रहे। आज भी उनकी दवाई चल रही है। आज भी अगर उसका एमआरआई निकालेंगे तो उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, लेकिन रुग्ण को कोई भी सिम्टम नहीं है अभी। शीज, मतलब आप देखेंगे बाहर से तो आपको पूरा हेल्दी लगेगी। दवाई चल रही है, एकदम मात्रा भी कम है अभी दवाई की, केवल एक गोली है और एक पुड़ी चल रही है अपनी, बाकी उनको कोई दवाई नहीं है। उनको बीच बीच में हमने एक इतने साल में हर वर्षा ऋतु में मात्रा बस्ती या योग बस्ती ऐसे हमने करवा लिए। हमने वमन कभी किया नहीं, एक्चुअली करना चाहिए था, पर उस समय में भी नया था, मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अभी जो नया पेशेंट आया है हमारा मल्टीपल, उसको हम जरूर एक संडे वमन दे देंगे। फिर बल्कि बस्ती उनको निरूह बस्ती, मात्रा बस्ती ऐसे चल रही थी, मतलब अलग अलग काल में। तो ये पेशेंट ठीक किए हुई है क्या? तो पेशेंट का व्याधि नहीं, संप्रप्ति वहां पे अभी भी स्क्लेरोसिस पॉइंट है, लेकिन पेशेंट हेल्दी है। पेशेंट को अभी गए 1.5 साल से कोई भी सिम्टम नहीं है। लेकिन मेडिसिन कभी बंद नहीं करनी है, उसको यापना करनी पड़ेगी। आहार में उसको पथ्य पालन करना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा है। नस्य का उपयोग क्या हमने किया है, मैं भूल गया, सॉरी। नस्य का उपयोग किया था, लेकिन शुरुआत में पेशेंट वॉज नॉट रेडी फॉर नस्य। उसको लग रहा था कि नहीं नहीं मुझे मैं कैसे कर पाऊंगी, वो थोड़ा डर रही थी, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब थी। तो काउंसलिंग करने के बाद अच्छे से एक 6-7 महीने के बाद हमने उसको नस्य शुरू किया। उसकी भी रिपोर्ट है इसमें, क्या क्या दिया है। तो पहले तो हमने पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस्य शुरू किया था, और एक एक थे हम दोनों नस्य में, नासा में। और अभी वो केवल तिल तेल का ये करती रहती है। हमने मेरे नानल सर से सीखा है ये बात कि पेशेंट को नाभि पूरण करना चाहिए। तो नाभि पूरण हमने बताया था कि सोने से पहले नाभि में तेल भरना है, तालू में तेल भरना है, और दोनों पैरों में तेल भरना है, तेल लगाना अच्छे से, पादाभ्यंग अच्छे से करना है। वो भी उसका चल रहा है। काउंसलिंग उसकी और उसके पति दोनों की बीच बीच में करनी पड़ती है। अभी भी जब आपके सामने भी हुआ था एक बार, जब आए थे तो हमारे सामने झगड़ा हुआ था उनका, तो उनको भी हमने सॉल्व करना पड़ता है। ये सब हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट डिस्टर्ब होता है, और उस डिस्टर्बेंस के कारण वो कुछ चीजें घर में नहीं बता पाता, तो वो डॉक्टर से शेयर करता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको, वो जो उसको तकलीफ हो रही है उसका उसका उपाय। कभी कभी ऐसा होता है कि हम केवल सुने ना उनकी बात, तो भी उनको अच्छा लगता है कि मेरी बात किसी ने सुनी है, इससे भी पेशेंट हल्का हो जाता है। हर समय उसको कोई उपाय या कोई उसको रेमेडी बतानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे से सुन लो। इसलिए मेरे पिताजी कहते थे कि एक वैद्य, एक ही शुड बी अ गुड लिसनर, मतलब
बात बाद में करनी है, पहले पेशेंट का सारा सुन लो। वी शुड बी गुड लिसनर। और सिर पे बर्फ और मुंह में शक्कर, ये दो होने चाहिए। बर्फ रखनी है सिर पर। हमें कभी कभी होता है, इरिटेट करते हैं पेशेंट, ये क्या बता रहे हैं। हमें लगता है छोटी छोटी चीजें इतने बड़े हो गए, इनको पता नहीं छोटी छोटी चीजें। लेकिन पेशेंट को डिस्टर्ब होते हैं, पेशेंट को पता नहीं चलता है ऐसी अवस्था में। तो हमें एक अच्छे लिसनर के नाते उसको सुन लेना चाहिए। कोई उपाय नहीं बताया, हाँ ठीक है हो जाएगा, चिंता मत करो हो जाएगा। एक पॉजिटिविटी देनी पड़ती है। कि आज भी पेशेंट कहती है कि मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूँ क्यों जाना है, क्यों जाना नहीं, अब बेटी बड़ी हो गई है, शादी करके जाएंगे बेटी की। तो अभी वो अराउंड 42 एज की है पेशेंट, 8 साल से हमारी ट्रीटमेंट ले रही है। मतलब पेशेंट का इतना विश्वास हमारे ऊपर है कि उसने दूसरे डॉक्टर की औषधि नहीं ली है। ये विश्वास निर्माण करना ये भी हमारा काम है। ऐसे नहीं विश्वास बैठेगा हमारे ऊपर, ये विश्वास निर्माण करना पेशेंट के मन में, ये भी वैद्य का काम है। और कब कैसे बैठेगा, अगर पेशेंट को लगेगा कि देखो ज्यादा पैसे ले रहा है, ये इतने सारे टेस्ट बता रहा है, ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो ये टेस्ट करो, तो पेशेंट का विश्वास नहीं बैठता है। इसलिए योग्य पैसे, योग्य मात्रा में और योग्य सलाह, और पैसों के लिए ट्रीटमेंट मत करिए। पैसे तो मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस मत करिए। और ज्यादा मैं पीएचडी हूं तो मैं इतनी लूंगा, मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं इतनी फी लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दवाई दी है वो और पेशेंट की आर्थिक परिस्थिति, इसके अनुसार हमें सोच के दवाई देनी चाहिए। पेशेंट ने आज 8 साल तक दवाई ले रही है, इसका अर्थ उसका विश्वास है हमारे ऊपर। और विधेय परमाधारा जो बताया है कि विश्वास से आधी चीजें हो जाती है। मतलब सभी सुनने वाले जो, हम कभी ना कभी हम छोटे थे, वैद्य नहीं थे, तो हमारे जो कोई फैमिली डॉक्टर थे तो उनको देख के ही हमें अच्छा लगता था, या उनको उनका हाथ लगा तो अच्छा लगता था। ये विश्वास से काम होता है। तो ये विश्वास पेशेंट के मन में निर्माण करना, ये भी हमारा काम है। केवल दवाई देना हमारा काम नहीं है। उसके घर के प्रॉब्लम सुनने पड़ते हैं, उसको थोड़ा बताना पड़ता है, लिसनिंग करना पड़ता है, अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं। और एक चीज, ये कई प्रश्न आ रहे हैं तो मैंने मतलब कि एकदम से 10 उपक्रम कभी शुरू नहीं करने हैं। 10 से भी करो, वमन भी करो, बस्ती भी दो, घृत भी दो, अरिष्ट भी दो, नहीं। पेशेंट बात पथ्य भी बताओ, ये बंद कर दो वो बंद कर दो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक तो आयुर्वेद के प्रति इतने ग्रजेस लेकर लोग आते हैं कि आयुर्वेद मतलब क्या, ये सारा खाना बंद कर देते हैं, बहुत सारा पथ्य बताते हैं। आपको पता है हमको पथ्य क्या बताते हैं? दूध बंद करो, दही बंद करो, ककड़ी खीरा बंद करो, ठीक है? हाँ। तो कम से कम पथ्य बताओ, और पहले ये बताओ कि सारा खाना है। बस वो ऐसा बताने की पद्धत होती है ना कि हाँ सारा खाओ लेकिन वो ड्राई फ्रूट बंद कर दो, हाँ सारा खाओ लेकिन दही बंद कर दो, तो पेशेंट सुनता है। आप इतनी बड़ी लिस्ट दोगे उसको कागज पर लिखकर ये बंद करो वो बंद करो, पेशेंट सुनता नहीं है। वो जो खाना है वो खाएगा। इसलिए एकदम से सब ने शुरू करने का, स्टेप बाय स्लो बट स्टडी करते करते जाने का हमेशा ध्यान में रखें। एक ने पूछा है कि मज्जा धातु की दृष्टि होती है क्या? मैं कहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि धातुओं की दृष्टि के अनुसार कभी भी चिकित्सा सोचनी नहीं चाहिए। ग्रंथ में कहीं पर भी ऐसा बताया नहीं है। ग्रंथ में सारी चिकित्साएं आयुर्वेद में दोषों की विकृति से ही बताई है, और उन दोषों की धातुगत अवस्था होती है। मज्जा धातु है, दुष्टि है, तो आप मज्जा धातु का औषध दोगे तो वो नहीं होगा। हमने पहले से बताया कि ये आम प्रदोष की चिकित्सा की, अग्निमांद्य की चिकित्सा की, शोथ की चिकित्सा की, और दोषों की चिकित्सा की। धातु गतावस्था लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन धातु की एक संदर्भ मुझे बताइए ग्रंथ में कि ये मज्जागत व्याधि है और उसकी चिकित्सा करनी है, ऐसा कहा बताया? कहीं 2-3 जगह बताया है। धातुगतावस्था 4 व्याधियों में बताई है, लेकिन हर जगह नहीं बताया है। इसलिए ये, और द्रव्य और कल्प का जो अध्ययन होता है वो वैद्य का सटीक होना चाहिए कि, और मैंने क्या क्या बताता हूँ कि इतने सारे द्रव्य है, इतने सारे कल्प है, सभी तो हम यूज नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, मेरे पास में बहुत कम पैसे थे इन्वेस्ट करने के लिए, कि दवाइयां लेने के लिए, कि 2 लाख 3 लाख की दवाई लेकर क्लिनिक में बेड भरी है, कुछ नहीं था मेरे पास में। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास कम से कम मतलब उसकी कम से कम पैसे लगने वाले, जल्दी अवेलेबल होने वाले
और पेशेंट को भी जल्दी मिलने वाले या मुझे जल्दी मिलने वाले और ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर पाए ऐसे द्रव्यों की मैंने 25 द्रव्य निकाले थे और उसी में अभी तक प्रैक्टिस चल रही है। अभी ऐसा बैठा है कि उसी में सारा हो जाता है। अभी इसमें पेशेंट भी देखो हमने क्या दिया, पुनर्नवा, गुरुची, ब्राह्मी, दशमूल, क्या किरात, दशमूल, दशमूल, सितोपलरी। तो ये आराम से बैठ जाते, मिलते भी है। और कुछ दवाइयाँ थोड़ी ऐसे ब्राह्मी किरातिक कभी कभी फेक मिलती है, लेकिन जहां से हम मंगाते हैं वहां अच्छे मिलते हैं। तो ये एक वैद्य, ये कैसा होता है कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी को। और मैं ये बात बताना भी चाहता कि मेरे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की ब्रेन में मैंने ये दवाई दी, तो आपके पास भी कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ब्रेन का पेशेंट आएगा तो आपको यही दवाई देनी है ऐसा नहीं है। उस पेशेंट का परीक्षण करो, उसके हेतु देखो, दोषों का लक्षण, दोषों का विचार करो, ऋतु देखो, उसके वय की अवस्था देखो, और फिर आपको द्रव्य चेक तय करने हैं। लेकिन सूत्र कभी भूलना नहीं है कि वो पेशेंट में आम प्रदोष था, संतर्पण था, वो चिकित्सा की। और सुश्रुत का सूत्र है कि कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम। अब एक बात बतानी है कि ये हुआ कैसे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन ब्रेन, ये हुआ कैसे पेशेंट में। विद्यार्थी के मन में आना चाहिए कि ब्रेन में कैसे हो गया स्क्लेरोसिस। तो उसका मैं 2 मिनट में आपको विस्तार थोड़ा करना चाहूंगा कि कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगः ख वैगुण्य तत्र व्याधि उपजाय। सुश्रुत के सूत्र संख्या 24वें अध्याय में है। और वाताकला कलिय नाम का अध्याय है चरक संहिता के सूत्र संख्या 12वां अध्याय। और मैंने बीच में एक प्रयास ऐसा किया था कि वाताकला कलिय जैसा है वैसे ही पित्त कला कलिय और कफ कला कलिय का भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। तो ये जो गुण था इसके संप्राप्ति तो अवस्था पाक में शुरू हुई। पहले जो आहार है, हेतु है, उससे आम प्रदोष और संतर्पण की अवस्था उत्पन्न हो गई और शरीर में क्लेद निर्माण हो गया, फिर वो दोष विकृत हो गए, पंचभौतिक साम दोषों की निर्मित हुई। अब ये ब्रेन में ही जाके क्यों बैठे, उसको बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? तो जहां ख वैगुण्य होता है तो ख वैगुण्य के लिए कुछ उन्होंने हेतु पहले हुए होंगे। ख वैगुण्य का अर्थ स्रोतसों में वैगुण्यता आती है। एक तो वायु के गुण बढ़ते हैं स्रोतस में, या श्लेष्म पित्त के, 2 प्रकार की संप्राप्ति हो सकती है। मतलब शुद्ध वातज होती है या मार्गावरोजन्य होती है। तो स्रोतस जो होता है, मतलब मस्तिष्क गत जो स्रोतस है, जो स्रोतस है वहां के, वहां मेद ज्यादा है, रक्त ज्यादा है, तो वो स्रोतस जो भी है वहां पे, उनमें उन स्रोतसों में रूक्षादि गुणों की अतिरिक्त मात्रा में निर्मित हुई। ये एक संप्राप्ति। मतलब मस्तिष्क में जो स्रोतस है वो रूक्ष, खर, परुष, विशद, सुशीर इन गुणों से युक्त हो गए और फिर वहां से वाह्यमान घटक वहां पे जाकर बैठ गए और उन्होंने स्क्लेरोसिस उत्पन्न कर दिया। मतलब संघात हो गया वहां पे। संघात होने के लिए कहीं तो रुकना पड़ता है ना, ये प्रवाह है प्रवाह है। तो यहाँ पे रुकावट आ गई या स्रोतस ऐसा रफ हो गया। मेरा वातव प्रकोप के लेक्चर यूट्यूब पे है, आप बाद में सुन लीजिए। तो वहां पे वो बैठ गए और वो संघात कर दिया। जैसे गुल्म की संप्राप्ति होती है महास्रोतस में, वैसे ही वहां पे हुआ। तो यहाँ पे भेदन काम कर सकता है क्या? यहाँ पे फिर करने के लिए देखो, भेदन कर्म कर सकते हैं लेकिन शुरुआत में नहीं, पेशेंट में शुरुआत में नहीं। हाँ। और दूसरी प्रकार की संप्राप्ति होती है कि स्रोतस श्लेष्मा के स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु इन गुणों से ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो गया। स्रोतस स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु हो गया तो अंदर से भी बहने वाले रुक जाएंगे। जहां पे ज्यादा तेल गिरा गया है वहां से हम चल नहीं पाते ना। या पित्त के गुण बढ़ गए, उष्ण गुण बढ़ गया तो वो स्रोतस स्टिंक्चर हो जाएगा, फिर वहां पे संघात हो जाएगा। तो इसमें से कुछ हुआ होगा, ख वैगुण्य हुआ और वहां पे फिर संघात, अलग अलग जगह पे संघात होकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन में उत्पन्न हो गए। अब ऐसा होता है कि ये याप्य है लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो अलग अलग सेंटर से सेंटर जो ब्रेन में है उसके आजू बाजू में अगर ये स्पॉट निर्माण हो गया, उसको रुका नहीं गया, तो उसका प्रेशर वो सेंटर पे आकर अचानक एकदम पेशेंट शॉक में जा सकता है या सिनकोप में जाकर या अलग क्या कहते हैं डायरेक्ट डेथ भी हो सकती है। तो 8 साल से ये नहीं हुआ है, इसका अर्थ जो हमारी ट्रीटमेंट थी या जो हमने जो आम प्रदोष की इसकी चिकित्सा की थी उससे वो नए स्पॉट बनना बंद हो गए। नए स्पॉट नहीं, जो पहले बने हुए हैं वो कंटिन्यू है। ये अभी प्रश्न आया है परमानेंट ठीक हो सकता है क्या? नहीं होता। ये यहाँ पे है, ये ठीक नहीं होगा, चिकित्सा करनी पड़ेगी। मैं पहले ही बताया कि ऐसे चिकित्सा करनी पड़ेगी, बीच बीच में गैप देना पड़ेगा,
बीच बीच में शोधन करना पड़ेगा, यापना करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करना पड़ेगा, पेशेंट को अलग अलग प्रकार के सिम्टम उत्पन्न होते रहेंगे, उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी, ये यापना है। और अगर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये पेशेंट का पूरा काउंसलिंग करना पड़ता है कि यू शुड बी रेडी, बट ऐसा नहीं कि आप कल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गंभीर व्याधि, धातुगत अवस्था की व्याधि हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन धातुगत अवस्था किसकी है? धातुगत अवस्था व्याधि की नहीं होती, व्याधि ये तो कल्पना है। धातुगत अवस्था दोषों की होती है, धातुगत दोष गए हैं उनकी चिकित्सा करनी पड़ती है। और इसलिए मतलब ज्वर धातुगत हो गया, मतलब क्या? ज्वर करने वाले दोष धातुगत गए। तो ज्वर तो व्याधि, हमने ज्वर कहाँ देखा है? ज्वर तो कल्पना है, एक ऐसा ऐसा हुआ, उस घटना को ज्वर नाम दिया है, लेकिन प्रत्यक्ष विकृति करने वाले कौन है? दोष धातुमल है। चिकित्सा हम उनकी करते हैं ना। तो हाँ, एक अच्छा प्रश्न आया है कि अगर पेशेंट सिनकोप या स्ट्रोक में गया है तो मॉडर्न मेडिसिन चूज कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करिए। अगर पेशेंट इसमें जा रहा है और अगर तुरंत हम वहां पे उपलब्ध नहीं है तो आप भेजिए उनके पास, उसको ट्रीटमेंट देकर उसको पहले बचाइए। और अगर आप खुद है तो उसके लिए तो बहुत सारे कल्प है, हेमगर्भवती है, हेमगर्भ मात्रा है, अत्येक अवस्था में आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है, खून निकाल सकते हैं, यहाँ से रक्त मोक्षण कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की अत्येक चिकित्सा भी, विद्ध कर्म कर सकते हैं, अग्नि कर्म कर सकते हैं, रक्त मोक्षण कर सकते हैं, बस्ती कर सकते हैं, कई प्रकार की चीज, नस्य कर सकते हैं, प्रदमन नस्य कर सकते हैं, और कितने सारे वैद्य करते हैं मुझे पता है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो इस प्रकार से हम पेशेंट बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और एलोपैथी कोई वर्जन नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल भी वर्जन नहीं। एलोपैथी कोई बुरा साइंस नहीं है, लेकिन कहाँ क्या उपयोग करना है, कौन सी अवस्था में। और मेरे पिताजी एक वाक्य कहते थे कि पैथी इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिंपैथी इज इंपॉर्टेंट। पेशेंट बचना चाहिए, ये महत्व का है। वो चाहे एलोपैथी से बचे, आयुर्वेद से बचे, जो अभी उपलब्ध है उससे उसको पहले बचाओ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो आयुर्वेद भी हमारा ही है, एलोपैथी भी हमारा ही है, कोई झगड़ा नहीं है हमारा, लेकिन पेशेंट ठीक होना चाहिए, ये बात है। तो ये जो आज का केस था, इसमें उद्देश्य ये था कि इस प्रकार के गंभीर, इस प्रकार के दूसरे शास्त्र ने छोड़ दिए गए ऐसे पेशेंट हम देख सकते हैं। मेरा ये मानना नहीं है कि मैं अकेला ही हूं कि इस प्रकार के पेशेंट देखता हूं, इससे भी गंभीर गंभीर पेशेंट हमारे ज्येष्ठ वैद्यों ने देखे हैं, उसको ठीक किया है। उसको अलग मतलब कैंसर जैसे पेशेंट भी ठीक करते हैं हमारे वैद्य, मेरे गुरुजी करते हैं, सर देशमुख सर कैंसर रिसर्च सेंटर है उनका, बहुत गंभीर गंभीर रुग्ण हमने देखे हैं वहां पे। तो ये केवल उद्देश्य ये है कि मेरा ये सारा शुरू शुरू करने का उद्देश्य ये है कि मैं केवल संहिता नहीं पढ़ाता हूं, मैं चिकित्सक भी हूं। ये जो एक भ्रम है कि मैं केवल संहिता पढ़ाता हूँ, संहिता की बातें करता हूँ, श्लोकों का विवरण करता हूँ, तो ये तो मेरा काम है, लेकिन बेसिकली मैं चिकित्सक हूँ। और जितना मेरा अनुभव है 17 साल का, उसमें से जो मैंने अनुभव लिए हैं वो हम शेयर कर रहे हैं। हम 21 केसेस हर हफ्ते में एक दो ऐसे करके शेयर करेंगे। तो ये मेरा शेयरिंग का मेरा ये है कि मेरे मन में बहुत दिन से था कि जो मैंने किया, मैंने देखा है, कहीं पे मेरी गलती भी हुई है, वो मुझे शेयर करना है, ताकि आगे की जो पीढ़ी है, जो आगे के बच्चे हैं, वो उनसे प्रेरणा लेकर वो उस प्रकार के घबराना नहीं है, जो हम कर सकते हैं, लेकिन पूरा अध्ययन करते। ऐसा कभी कभी होता है कि पेशेंट आता है, समझता ही नहीं है कि इसमें क्या दवाई देनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लंघन पाचन दीपन की दवाई देते 7 दिन की, और 7 दिन में फिर अध्ययन करके इसमें क्या करना है सोचना है, सर को पूछकर किया, अध्ययन करके फिर अगले फॉलोअप में उसको दवाई शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से बात यही है कि घबराना नहीं है, पॉजिटिविटी से पेशेंट देखना है, पेशेंट को पॉजिटिविटी देनी है, पेशेंट को निगेटिविटी से बाहर निकालना पड़ता है। और उसमें एक और चिकित्सा की है, मैं बताना भूल गया हूं, वो मैंने दैव व्यापाश्रय चिकित्सा की है। वो पेशेंट में हमने काउंसलिंग किया था, हमने उसको शोधन किया था और शमन चिकित्सा भी की, लेकिन मैंने ये भाग अंतिम भाग में रखा था कि उसको दैव व्यापाश्रय भी चिकित्सा की थी। उसको नारायण नागबाई नाम की जो पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर में, वो करवाई थी। और जो पत्रिका देखने वाले लोग व्यक्ति है, उससे उसकी पत्रिका दिखाकर फिर उसको क्या
हम्म। पॉजिटिविटी आई थी मन में और उपाय भी हुआ था। एक अनुभव उनका ऐसा था कि उनका जो मैका है वो महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में है, और वो जब भी मैके में जाती थी वो बीमार होके आती थी। उनका ऐसा अनुभव था, अभी भी है। वो जब भी जाती है उस प्रदेश में या उस घर में जहां पे उनका घर है, तो मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा घर का भी परीक्षण करिए, जहां पे आपका घर है जगह अच्छी है नहीं है, या वो प्रदेश में आपको जब रहती है। वो तो बोली बचपन से मैं वहां रही हूँ, कभी वहां पर अभी होता है 7-8 साल से देख रहे हैं कि जब भी वो मैके से आती है वो पूरी खराब हो जाती है, फिर से शुरू करना पड़ता है। तो एक तो मैंने कहा आप जाओ ही मत वहां पे, वो बहुत अलग विषय है उसके लिए, अभी मैं ये तो लाइव में बताने जैसा नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं हम देखते हैं, आपने केस देखी होगी मेरे साथ में कि उसकी केवल जगह बदल दी हमने, रहने की जगह बदल दी, पेशेंट पेशेंट ठीक हो गए। ऐसा होता है, अलग अलग स्तर पर होता है, सोचना पड़ दिमाग में सोचना पड़, इसलिए न एकांतिकम से जो जो आप कर सकते हो उस पेशेंट के लिए आप करो, उसको वहां से निकालो बाहर से। और मेरा एक और नियम है कि मैं ज्यादा ऑनलाइन पेशेंट देखता नहीं हूँ। प्रत्यक्ष अगर हो पेशेंट मेरे सामने तो ही उसको देखना चाहिए। पेशेंट कहीं पे दूर है, दिल्ली में बैठा है, बंगलोर में बैठा है, जयपुर में बैठा है, और हम केवल सिम्टम से दवाई दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पेशेंट को देखो, नाड़ी देखो, परीक्षण करो, फिर चिकित्सा दो। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि देखो आप इंदौर में हो तो आप ये इनके पास जाओ, मेरा मेरा मित्र है उसके पास जाओ, चेक करो उससे, फिर हम दवाई शुरू करेंगे। जयपुर में हो उनके पास जाओ, बंगलोर में हो उनके पास जाओ, चेक करो, फिर मैं दवाई शुरू करता हूँ। तो पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्टेशन में तो करता नहीं, मुझे बहुत डर लगता है कि ऑनलाइन में बहुत गलतियां हो सकती है। पेशेंट जब हमारे सामने है, उसको हम चेक करें, खुद देख रहे, तो ही उसको चिकित्सा ठीक से कर सकते हैं, नहीं तो ब्लाइंडली ट्रीटमेंट देना बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ आज हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस और दूसरा पेशेंट भी है, उसकी चिकित्सा भी शुरू की है, देखते हैं उसका क्या होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन ब्रेन, ऐसे पेशेंट को भी हम, पेशेंट ठीक नहीं हुआ है लेकिन पेशेंट हेल्दी है, पेशेंट इज हेल्दी, उसको कोई सिम्टम नहीं है, ब्रेन का एमआरआई निकाला तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सिम्टम अभी कुछ नहीं है, शी इज लिविंग हैप्पीली, एंजॉइंग हर लाइफ, और दवाइयां चल रही है, बीच में शोधन चलता है, दैव्यपाश चिकित्सा चल रही है, और पेशेंट इज हैप्पी, पेशेंट का हमारे ऊपर विश्वास है और चल रहा है। तो ये बताने के लिए ये केस कि गंभीर पेशेंट, दूसरे शास्त्र ने छोड़ दिए पेशेंट भी हम हाथ में लेकर उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी यापना कर सकते हैं। 6 महीने में डेथ हो जाएगी, ऐसा क्लेम जो दूसरे शास्त्र ने किया था, वो पेशेंट 8 साल से दवाई लेकर अभी भी अच्छी है, घूमती है, ट्रैवलिंग करती है, सब करती है। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन एक उसके लिए नियम है कि शास्त्र पर श्रद्धा होनी चाहिए और खुद का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ रुकेंगे, और कुछ प्रश्न है आपके, नहीं तो फिर रुकेंगे। नहीं सर, और कोई प्रश्न नहीं है, और दिख रहे भी हैं। चलिए रुकते हैं, अगले क्या कहते हैं जो हमारा लाइव होगा उसमें और एक नया केस लेकर हम फिर से आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋग्वेद, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।